अंग्रेज चले गए, 225 कानून आज भी चल रहे हैं। देश का विभाजन मजहब के आधार पे हुआ था। देश का विभाजन किस आधार पे हुआ? मजहब के आधार पे। आज भी मजहब के आधार पे नियम कानून चल रहे हैं। आज भी मजहब के आधार पे मंत्रालय और आयोग चल रहे हैं। आज भी मजहब के आधार पे बोर्ड और ट्रिब्यूनल चल रहे हैं। आज भी मजहब के आधार पे लोन और वजीफा बांटा जा रहा है। आज भी मजहब के आधार पे स्कूल और कोचिंग खोला जा रहा है। आज भी मजहब के आधार पे यूनिवर्सिटी चल रही है। अगर सब कुछ मजहब के आधार पे चलेगा तो जैसे मजहब के आधार पे विभाजन होगा, फिर मजहब के आधार पे विभाजन होगा। ये ठीक करना किसका काम है? ये सेमिनार करने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ठीक होगा या नियम कानून बदलने से होगा? जोर से बताइए जरा। 1861 में अंग्रेजों ने पुलिस एक्ट बनाया था, आज तक बदला ही नहीं गया। नतीजा, चूंकि अंग्रेजों वाला पुलिस एक्ट चल रहा है तो पुलिस सत्ता की गुलाम बनी है। यूपी के पुलिस का बिहेवियर अलग रहता है, बंगाल की पुलिस का बिहेवियर अलग रहता है, महाराष्ट्र की पुलिस अलग तरीके से काम कर रही है। पुलिस को वेतन भत्ता कहां से आ रहा है? इनकम टैक्स, जीएसटी से आ रहा है। और पुलिस का व्यवहार अलग अलग है। एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू होना चाहिए, पुलिस चार्टर लागू होना चाहिए, जिससे पुलिस हर जगह एक जैसा व्यवहार करे। आज तक व्यवस्था लागू नहीं हुई। एक यूनिफॉर्म जुडिशियल चार्टर लागू होना चाहिए। जजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। तारीख पे तारीख बंद होना चाहिए। झूठ बंद होनी चाहिए। मतलब आश्चर्य है। झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठा एफिडेविट, झूठा विटनेस, झूठा, सब कुछ झूठा। दुनिया के कई देशों में झूठ बोलना इतना गंभीर अपराध है कि वहां का आतंकवादी भी सच बोलता है। अमेरिका में एक आतंकवादी पकड़ा गया, उसका नाम है डेविड कोलमैन हेडली। सोचिए जरा, आतंकवादी, उससे पूछा, वो तूने रेकी किया क्या? बोले हाँ जी रेकी किया। आतंकवादी तुरंत सच बोला, हाँ जी रेकी किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि रेकी करने की सजा 10 साल है और झूठ बोलने की सजा 10 से 20 साल है। उसने एडमिट कर लिया तो सजा कम हुई। अगर कह देता रेकी नहीं किया है तो झूठ बोलने वाली सजा और रेकी करने वाली सजा, दोनों सजा चलती। इस देश में पहले झूठ और भ्रष्टाचार सबसे जघन्य अपराध माना जाता था। दुर्भाग्यवश आज तक हमने उसको ठीक नहीं किया। भारत की जीडीपी पहले 40% होती थी आचार्य चाणक्य के समय में। उसको गोल्डन टाइम कहते हैं। सोने की चिड़िया भारत को कहते थे। कभी हमने दिमाग नहीं लगाया कि आचार्य चाणक्य के समय में कौन सा टैक्स सिस्टम था। आचार्य चाणक्य के समय इनकम टैक्स तो नहीं था, टोल टैक्स तो नहीं था, रोड टैक्स तो नहीं था, वैट तो नहीं था, टीडीएस तो नहीं था, जीएसटी तो नहीं थी, कोई टैक्स नहीं था। फिर भी भारत सोने की चिड़िया। और अभी 20 टैक्स चल रहे हैं, फिर भी कर्ज की रानी। भारत इस समय कर्ज की रानी है। 250 लाख करोड़ का कर्जा है भारत के ऊपर। मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में फ्रीबीज रोकने के लिए कि मुफ्तखोरी रोका जाए, कर्ज बढ़ता जा रहा है। और संजोग देखिए, जब मैंने पीआईएल फाइल किया था मुफ्तखोरी, हरामखोरी रोकने के लिए, तो भारत के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा था। वो पीआईएल अभी फाइनल उस पर डिसीजन आया नहीं है और भारत के ऊपर 250 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। 100 लाख करोड़ और बढ़ चुका है। कौन रोकेगा? कौन इसके ऊपर चिंतन करेगा? कहां से ये ठीक होगा? नियम कानून बदलना पड़ेगा। भारत को बर्बाद करने के लिए साल में 50,000 करोड़ की विदेशी फंडिंग हो रही है। 50,000 करोड़ में लगभग 25,000 करोड़ हवाला के जरिए आ रहा है, खाड़ी देशों से, बाकी देशों से, और 25,000 करोड़ बैंकों के जरिए आ रहा है। 25,000 करोड़। क्यों? हमने यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू नहीं किया। हमने बैंक फ्रॉड को बहुत सीरियस क्राइम डिक्लेयर नहीं किया। और सबसे बड़ा, 2010 में कांग्रेस ने कानून बनाया था एफसीआरए, उसको हमने खत्म नहीं किया। याद रखिए, अंग्रेजों ने जैसे 100% कानून भारत को लूटने और बांटने के लिए बनाए थे, वैसे कांग्रेस ने 1950 के बाद 2014 तक लगभग 50 कानून भारत को बर्बाद करने के लिए बनाए। और उस 50 कानून में से
एक भी कानून पूरी तरीके खत्म नहीं हुआ। वक्फ एक्ट बदला गया, लेकिन वक्फ एक्ट बदलने का परिणाम यह है कि अब नई जमीन पे कब्जा करना मुश्किल हो जाएगा। उस कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो 40 लाख एकड़ जमीन पहले कब्जा हो रखा है वो जमीन वापस ली जा सके, उसमें ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। 100 लाख एकड़ जमीन पे भारत का इस समय का अवैध कब्जा चल रहा है। 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड कब्जा करके बैठा हुआ है, 40 लाख एकड़ जमीन पे चर्च और मिशनियां कब्जा करके बैठी हुई है, और 20 लाख एकड़ जमीन पे मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान बना के कब्जा किया गया। क्यों? क्योंकि जमीन पे अवैध कब्जा करना कोई सीरियस क्राइम नहीं है। कितना सड़ा हुआ कानून है। अगर आपकी गाय चोरी हो जाए तो एफआईआर लिखा जा सकता है, लेकिन आपके पूरे गौशाला पे कोई आके कब्जा कर ले फिर एफआईआर नहीं होगा। बोले ये तो नहीं, सिविल डिस्प्यूट है, जाओ कोर्ट में जाओ। आपकी 100 रुपए आपके जेब से चोरी हो जाए, आप एफआईआर लिखवा सकते हो। आपके 100 बीघे जमीन पे कोई आके कब्जा कर ले, एफआईआर नहीं होगा। जब तक हम अवैध निर्माण को, अवैध कब्जा को सीरियस क्राइम डिक्लेयर नहीं करेंगे, लैंड जिहाद नहीं रुकेगा। लैंड जिहाद रोकने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। बातें करके कितना नहीं वो करेंगे। मैं तो देख रहा था, अभी मैं कल रामटेक गया, मैं भंडारा गोंदिया जा रहा था तो बीच में रामटेक रुका था। वहां रामटेक मंदिर के बगल में भी अवैध कब्जा हो रखा है। जो लोग रामटेक गए होंगे उनको पता हो कैसे, क्यों? क्योंकि हमने अवैध निर्माण को सीरियस क्राइम डिक्लेयर नहीं किया। इस देश में 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया, और वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना के ये कह दिया अयोध्या के अलावा और कोई मैटर कोर्ट में चलेगा ही नहीं। अगर बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी के इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कानून बन सकता है 1991 में, जिसको प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं, तो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी के इल्लीगल काम को इल्लीगल डिक्लेयर करने के लिए भी कानून बन सकता है ना। अगर 1975 में इमरजेंसी लगा के भारत को सेकुलर राष्ट्र घोषित किया जा सकता है, तो दोबारा इमरजेंसी लगा के भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया सकता है? जोर से बताइए जरा। अरे नहीं, हिंदू राष्ट्र सेकुलर तो निकाल ही सकते हैं ना। हम हर साल आपातकाल को गलत बताने के लिए 25 जून को पूरे देश में सेमिनार करते हैं। अगर आपातकाल गलत है तो आपातकाल के दौरान किया गया कार्य कैसे ठीक हो सकता है? अगर आपातकाल गलत है, इमरजेंसी लगाना गलत है, तो इमरजेंसी के दौरान संविधान में संशोधन करना ठीक कैसे हो सकता है? और वो भी वो 2 शब्द, जिन 2 शब्दों को संविधान सभा ने 7 बार रिजेक्ट किया। वो जो दोनों शब्द संविधान बनने के दौरान उनको जोड़ने की कोशिश हुई थी, अलग अलग लोगों ने प्रयास किया था, उसको 7 बार रिजेक्ट किया गया। जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने रिजेक्ट किया, सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया, वो इमरजेंसी के दौरान जोड़ दिया गया, और 50 साल हो गए अभी तक निकला नहीं। ऐसे विषयों पे मुझे लगता है अब आप लोगों को मुखर होकर बोलना पड़ेगा, नहीं तो भारत की आधी समस्याओं का बड़ा कारण ये जो संविधान संशोधन किया गया है 1975 में, उसका इनडायरेक्ट बहुत सारा इफेक्ट है। भारत में अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो कैसे बनेगा? एक भारत तब बनेगा जब कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप सबके लिए एक कानून होगा। और श्रेष्ठ भारत तब बनेगा जब हमारा प्रत्येक कानून दुनिया का श्रेष्ठतम कानून होगा। इसके ऊपर काम नहीं हुआ। भौतिक विकास जरूरी है, मैं उसका विरोधी नहीं हूं। एयरपोर्ट बनना चाहिए, हाईवे बनना चाहिए, एक्सप्रेसवे बनना चाहिए, बिजली सबके घर में आनी चाहिए, ये भौतिक विकास है, होना चाहिए। लेकिन शरीर के भौतिक विकास से ही शरीर पूर्ण माना जाता है क्या? अगर शरीर में नैतिक विकास न हो, चारित्रिक विकास न हो, आध्यात्मिक विकास न हो, तो व्यक्ति को पूर्ण नहीं कहते। वैसे देश का भौतिक विकास तो हो, लेकिन चारित्रिक, नैतिक, शैक्षिक कंप्लीट अगर उसका डेवलपमेंट हो, उसको पूर्ण नहीं कहते। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर अब चिंतन करने की जरूरत है।
इस देश में जाति के आधार पर आयोग बने, भाषा के आधार पर आयोग बने, क्षेत्र के आधार पर आयोग बने। संविधान कहता है जातिवाद खत्म करो, जाति के नाम पे कमीशन, भाषावाद खत्म करो, भाषा के नाम पे कमीशन, क्षेत्रवाद खत्म करो, क्षेत्र के नाम पे कमीशन। जो जो संविधान कहता है ये नहीं करना वो सब, और संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है देश की एकता अखंडता मजबूत करो। एकता अखंडता आयोग आज तक बना ही नहीं। एक राष्ट्रीय एकता अखंडता आयोग बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, जो इस बात पे चिंतन करे कि हमारी एकता अखंडता को खतरा कहां कहां से आ रहा है। टाइम बहुत हो गया, 7:15 हो चुके हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, सबको पता है मदरसा धर्मांतरण का केंद्र है, मदरसा अलगाववाद का सेंटर है, मदरसा जिहाद का सेंटर है, मदरसा मजहबी उन्माद का सेंटर है, मदरसे में घुसपैठियों को मदद की जाती है, मदरसे में अलगाववादियों को मदद की जाती है। उन मदरसों को बंद करने के लिए कभी चर्चा हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। अरे भैया ये भारत का संविधान है, ये अमेरिका का संविधान नहीं, अरब दुबई कुवैत का संविधान नहीं। किसका संविधान है? भारत का। तो भारत के संविधान की व्याख्या भारत के हित में होगी, भारत को मजबूत करने के लिए होगी, या भारत के संविधान की व्याख्या भारत को बर्बाद करने के लिए होगी? इस देश में मुझे लगता है अब समय आ चुका है कि जो बचा हुआ संविधान है उसको ठीक से लागू किया जाए। संविधान 20% हिस्सा आज तक लागू ही नहीं हुआ है, कभी ढंग से उसके ऊपर चर्चा भी नहीं हुई। मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, इस विषय के ऊपर बोलिए, इस विषय के ऊपर लिखिए। नहीं लिख सकते हैं तो जहां ठीक से लिखा है जाए उसी को शेयर करिए और देश को बचाइए, आने वाली पीढ़ियों को बचाइए, भारत की संस्कृति को बचाइए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं।